नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। कन्नौज की सबसे पहले बात करेंगे। छात्र ने छात्रा को गोली मार दी। फायरिंग में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई है। हत्या के बाद छात्र ने खुद को भी गोली मारी और घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कॉलेज में साथ पढ़ते थे दोनों। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। फायरिंग में छात्रा की मौके पर मौत हो गई है। छात्रा की गोली लगने से मौत हुई है। इसने इस ग्राम में बुलाया था खेतों में, जहाँ पे इसने गोली लड़की को मारी है और लड़की की मृत्यु हो गई है। अपने आप को भी गोली मारी है। इसकी स्थिति गंभीर है, जिसे तिरवा मेडिकल कॉलेज में इलाज हेतु भेजा गया है। मौके से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है और लड़की की बाइक और लड़की की साइकिल भी यहाँ से मिली है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। महोबा में एक प्रेमी के भाई ने उसके ससुराल वालों पर जहरीला खाना खिलाने का आरोप लगाया है। दरअसल 4 महीने पहले एक प्रेमी युगल घर से भाग गए थे और 4 महीने के बाद नाबालिग लड़की अपने प्रेमी के साथ घर लौटी, जिसके बाद दोनों खाना खाकर सो गए। लेकिन सुबह होते ही लड़के की तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रेमी की हालत नाजुक होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मौके पर पहुंचे प्रेमी के भाई ने लड़की वालों पर जहरीला खाना खिलाने का आरोप लगाया। अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। और अगली खबर है इटावा से, जहां पर सर्विलांस और एसओजी की पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर चोरी और लूट में शामिल 25 लाख रुपए के 102 मोबाइल फोन को बरामद कर लिया गया है और लोगों को उनके मोबाइल लौटाए गए, जिससे उनके चेहरे पर खुशी लौट आई है। और एसएसपी ने बताया कि बहुत सारे लोगों ने मोबाइल गुम होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है और मोबाइल को उनके मालिकों तक पहुंचाया गया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 22 दिसंबर को हुई लूट की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने सफेद धातु के आभूषण, मोबाइल फोन, कैश और हथियार बरामद किया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि पारिवारिक विवाद की वजह से घटना को अंजाम दिया गया। चरथावल थाना क्षेत्र के बिरालसी गांव में परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की गई थी। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी बिरालसी गांव के ही रहने वाले हैं। पुलिस द्वारा मौका वारदात से की गई पूछताछ, उन अभियुक्तों के लिए गए हुलिये और मुखबिर की सूचना के आधार पर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इन अभियुक्तों के कब्जे से जो लूटी गई संपत्ति है, जिसमें से सफ़ेद धातु की चेन है, नकदी है और एक मोबाइल फ़ोन है, ये बरामद किए गए हैं। और जो पकड़े गए अभियुक्त हैं, इनसे जब पूछताछ की गई तो ये निकल के आया कि ये जो वादी मुकदमा यानी कि पीड़ित और जो अभियुक्त हैं, ये आपस में एक ही बिरादरी के लोग हैं और इनका आपस में फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था। संभल में एक कच्चे मकान की छत गिर गई, जिससे मलबे में दबने से बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। घटना बनिया खेड़ा गांव की है और रात भर पति पत्नी मलबे में दबे रहे। सुबह लोगों ने देखा तो मौत हो चुकी थी। गांव वालों का ये कहना है कि घटना रात को करीब 2 बजे की है। घर में केवल बुजुर्ग दंपति ही रहा करते थे। लड़का दिल्ली में मजदूरी करता है। अच्छा, ये कैसे हुआ है ये पूरा हादसा? 1 के और 2 के बीच में गिरी छत, मट्टी में दब के दोनों व्यक्ति मर गए। एक लड़का दिल्ली मजदूरी कर रहा है, मजदूर आदमी है, तो खाका नवाज नहीं। तो किसकी थी ये छत? छत इनकी मोहम्मद शेर की। नहीं, किस चीज़ से पड़ी थी? गाटर, मट्टी की, बांस की। अच्छा, पक्का मकान नहीं था इनका? क्या पक्का नहीं है, कच्ची छत थी। पीलीभीत में पुलिस ने हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 19 दिसंबर को एक संदिग्ध हालत में घनश्याम नाम के व्यक्ति का शव मिला था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, रस्सी से पत्थर बंधा हुआ था, जिसके बाद हत्या की आशंका जताई जा रही थी। मृतक के चचेरे भाई ने कुछ लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने
3 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक गाड़ी और मोबाइल फोन बरामद किया है। वहीं पकड़े गए एक आरोपी पर 13 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। व्यक्ति के साथ में गए थे और इन्होंने इको गाड़ी लूटने के उद्देश्य से इस व्यक्ति की हत्या कर दी और इसका शव पैर बांधकर खन्नौत नदी में फेंक दिया गया। जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है उससे घटना की पुष्टि हो गई है। जो लूटी हुई इको गाड़ी है उसको बरामद कर लिया गया है और अन्य जो आवश्यक वैधानिक कार्यवाही है वो की जा रही है। इस घटना का सफल अनावरण बहुत तेजी से थाना सुंगड़ी पुलिस बल और सर्विलांस की टीम और एसओजी की टीम है उसके द्वारा किया गया है। हाथरस में एक महिला की मदद करना पुलिस को भारी पड़ गया। नेशनल हाईवे पर बेहोशी की हालत में मिली अज्ञात महिला को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद महिला डॉक्टर और पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से फरार हो गई। अब महिला की पहचान के लिए पुलिस लोगों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। इटावा में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 3 लाख रुपए की कीमत का 12 किलो गांजा, वैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ये गांजा मध्य प्रदेश से खरीद कर इटावा में महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। किलो जो है 11 किलो 300 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया है। इस पर एनडीपीएस एक्ट के साथ साथ इसमें आर्म्स एक्ट का अभियोग दर्ज किया गया। इनके आपराधिक इतिहास भी हैं और काफ़ी शातिर बदमाश हैं। इन पर विधिक कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली से जेल भेजने की कार्रवाई इसे सुनिश्चित की जा रही है। क्या इन पर कोई पहले से भी आपराधिक मुकदमे किस तरह से पुलिस की गिरफ्त में आए हैं? हाँ, जैसा कि संज्ञान में आया है कि ये आपराधिक इतिहास इनका है। 8 आपराधिक इतिहास है इनका कन्हैया तिवारी का और 4 आपराधिक है हिमांशु शर्मा का, शातिर बदमाश है। इन पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। एएसआई की टीम बांके बिहारी के मंदिर पहुंची, जहां पर टीम ने सैंपल इकट्ठा किए। 4 सदस्यीय एएसआई टीम 150 साल पुराने बांके बिहारी मंदिर में पहुंची और पुजारी की हत्या के बाद मंदिर बंद हो गया था। अब खंडहर हो चुका है। मंदिर को लेकर 2 पक्षों के बीच केस चल रहा है। सनातन सेवक संघ ने डीएम के सामने मंदिर का मुद्दा रखा था, जिसके बाद बावड़ी और कुएं की खुदाई हो रही है। संभल में बावड़ी मिलने के बाद यहां पर मौजूद प्राचीन धरोहरों के लगातार मामले आ रहे हैं सामने। दावा यह है कि ये बावड़ी 1700 ईस्वी में राजा आत्माराम जी ने बनवाई थी। सनातन सेवक कौशल किशोर वंदे मातरम ने दावा करते हुए बताया कि राजा चंद्र विजय सिंह और बहन रीना कुमारी की ये संपत्ति है। उन्होंने आगे कहा कि राजा चंद्र विजय सिंह ने मुझे आज अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। कौशल किशोर वंदे मातरम ने कहा कि राजा चंद्र विजय का लिखा हुआ जो लेटर हमें मिला है उसे हम डीएम संभल को देने जा रहे हैं। राजा चंद्र विजय सिंह की संपत्ति पर जो अवैध कब्जा कर रखा है उसे हम प्रशासन से मुक्त कराने की मांग करेंगे। रीना कुमारी जी, रानी रीना कुमारी जी वो है। बावड़ी में कुएं का भी जिक्र होता है, तो कुआं भी। हाँ, तो कुआं देखो, ये सभी लोग बता रहे हैं पीछे की ओर जो सड़क की ओर खुदाई हो रही है वहाँ कुआं अंदर के लिए निकल सकता है। कुछ मकान भी देखे गए हैं कि इस बावड़ी की दीवार पे बने हुए हैं। हाँ, जो अवैध है वो हटेंगे, वो प्रशासन अपना हटवाएगा, ये प्रशासन का विषय है। अच्छा, राजा साहब के द्वारा आपको कोई लेटर दिया गया क्या? हाँ, आज हमने राजा साहब ने आज बहुत बड़ी जिम्मेवारी मेरे ऊपर सौंपी है। मैं उनका प्रतिनिधि आज बन चुका हूँ। राजा साहब ने मुझे अपना प्रतिनिधि बना दिया है। संभल का कार्तिकेश्वर भगवान का मंदिर अतिक्रमण मुक्त हो गया है। मकान मालिक ने छज्जा तुड़वाकर कब्जे को हटवा लिया है, जिससे अब मंदिर की भव्यता नजर आने लगी है। आपको बता दें कि 46 साल के बाद खुले मंदिर के पीछे अतिक्रमण था। पीछे बने मकान के छज्जे निकले हुए थे। यह है बिल्कुल, हमने अपनी मर्जी से जो भी छज्जे लगे हुए थे सारे हटा लिए हैं बिल्कुल, और आपके सामने ही है, देख लीजिए इसको। बल्कि हमारे एक दीवार में थोड़ी सी क्रैक भी आ गई है। कई दिन काम बहुत मुश्किल है। ये 7 दिन में निपटा लगभग। नीचे से मंदिर को क्षति ना हो इस वजह से हमने नीचे से पाड़ बांधी और पाड़ बांसों से लेके ऊपर तक बांधी और बढ़िया करके, मतलब कोई एक भी ईंट कुछ भी मंदिर के ऊपर नहीं गिरने दिया। बहुत हिफाजत के साथ काम किया है।
वहीं संभल के कार्तिकेश्वर भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। यूपी के अलावा दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लोग भी मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं। खग्गूसराय में 46 साल के बाद मंदिर को खोला गया। मंदिर खुलने से लोग बेहद खुश हैं। योगी सरकार में संभल के तीर्थों के संरक्षण के काम की लोग तारीफ भी कर रहे हैं। यहाँ जो है बहुत बहुत दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। कल आजमगढ़ से महात्मा जी आए थे और उनका शाम तक यहाँ कीर्तन भजन चलता रहा और वो शाम की आरती पूर्ण कर उन्होंने अपने आजमगढ़ प्रस्थान करा और श्रद्धालु बहुत बहुत दूर से आ रहे हैं, ऋषिकेश से और आपके इधर यहाँ तक से आ रहे हैं कि पलवल, अम्बाला, पंजाब, बहुत बहुत दूर से साधु और अपने श्रद्धालु आ रहे हैं। भगवान की पूजा पाठ धूमधाम से चल रही है। भगवान जी के चरणों में आए हैं, इतने मुश्किल से तो आज दर्शन हुए हैं। कहाँ रहते हैं? दुर्गा कॉलोनी। ये कौन से भगवान जी, कौन सा कहाँ का मंदिर है? ये खग्गूसराय का मंदिर है। हनुमान जी के प्राचीन महादेव भगवान जी का मंदिर है हमारे जी। काफ़ी अच्छा लग रहा है सब। तो 40 साल बाद मंदिर खुला है, पहली बार आए हैं? इससे पहले भी आए हैं? नहीं सर, पहली बार ही आए हैं। इससे पहले तो पता भी नहीं था यहाँ पे मंदिर है, कोई जानकारी नहीं थी। संभल में हो रही खुदाई के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास में भी एक शिवलिंग है और उसकी भी खुदाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौटने नहीं दूंगा मैं पीछे। नए साल के जश्न को लेकर बरेली के एक मौलाना ने फतवा जारी किया है। उन्होंने कहा कि नए साल का जश्न मनाना और मुबारकबाद देना शरीयत की नजर में नाजायज है और मुसलमान इससे बचें। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने ये फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि जनवरी से शुरू होने वाला नया साल ईसाइयों का नया साल है। ये ईसाइयों का धार्मिक कार्यक्रम है, इसलिए मुसलमानों को नए साल का जश्न मनाना जायज नहीं है। चश्मे दारुल इफ्ता बरेली शरीफ ने नए साल के जश्न मनाने पर फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि अंग्रेजी महीने का जो नया साल शुरू हो रहा है जनवरी से, उसमें बहुत सारे लहव लईब होते हैं और मुसलमान लड़के और लड़कियां नया जश्न मनाते हैं नए साल का, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो ये तमाम चीजें ये ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज नहीं है। शरीयत इस्लामिया ने इसको सख्ती से मना किया है। सीएम योगी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिलकर उन्हें महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया। अगले महीने 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ का न्योता योगी सरकार लगातार भेज रही है और आज राष्ट्रपति भवन पहुंचकर महामहिम को महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया गया। सीएम ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात कर उन्हें कुंभ में आने के लिए आमंत्रित किया। आपको बता दें, कल सीएम योगी ने अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को भी महाकुंभ के लिए न्योता दिया था। एक तरफ पीएम महाकुंभ से एकता का संदेश दे रही हैं, सीएम योगी लोगों को निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव महाकुंभ की तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव का जवाब दिया। जो व्यवस्था हम लोगों को दिखाई दे रही है और आप भी बेहतर जानते हैं कुछ चीजों को लेकर के, जब मैंने सवाल ये उठाया कि बिजली का काम अधूरा है
और ब्रिज का काम जो होना चाहिए था पेंटोन ब्रिजेस का, वो काम अधूरा है। कई महीनों की तैयारी के बाद कुछ ही बन पाए थे ब्रिजेस, और 20 से ज्यादा ब्रिजेस बनने उसमें। तो आप सोचिए 13 दिन या 14-15 दिन में कैसे ब्रिजेस बन जाएंगे। समाजवादी सरकार में कुंभ हुआ था, उस समय जब समाजवादी सरकार का कुंभ था, उस समय प्रमुख सचिव से लेकर के और जो मंत्री लोग थे, आदरणीय अहमद हसन साहब थे, आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब थे, हम लोग थे, पूरी तैयारी अच्छी कराई थी। कुंभ का सवाल तो है ही तैयारी का सवाल। और मैं आपको बता दूं, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहां करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य तेजी के साथ राष्ट्र के पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, जो नागरिक सुविधाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने में हमारी सरकार ने सफलता हासिल की है। महाकुंभ का सवाल आपने उठाया है। महाकुंभ में मैं पूरे दुनिया के जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और राहुल जी से भी कहता हूं, आप जर्मनी से आए, आप भी स्नान करके जाइए, पुण्य का लाभ प्राप्त करके जाइए। और मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूं, आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। ये सबके लिए महाकुंभ का एक ऐसा अवसर सनातन धर्म मानने वालों का है। सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और आपको अभी भी उत्तर प्रदेश राज्य का जो आपका शासनकाल था, आपको याद आता होगा किस ढंग से बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती थी। हत्यारे सड़क पर घूमते थे, गुंडे, माफिया, बदमाश आम जनता का जीवन मुश्किल कर दिए थे। उत्तर प्रदेश जनता अब कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। आप समय समय पर सवाल उठाते ईवीएम पर। आप सोचो, जब आप जीतते हो तो ईवीएम अच्छी है, हारते हो तो ईवीएम बुरी है। ये दो रंगी चाल उत्तर प्रदेश जनता कभी आपकी स्वीकार नहीं करेगी। गोरखपुर में करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। हाईटेंशन तार की चपेट में आई एक बाइक और 2 बच्चियां। एक युवक की मौत हो गई है। एम्स थाना क्षेत्र के सोन बरसा बाजार की ये घटना है। हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। तो 2 बच्चे और एक युवक जिनकी मौत हो गई। गोरखपुर की खबर, एम्स थाना क्षेत्र के सोन बरसा की ये घटना है। करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है। अरे मैंने बहन के पीएम मोदी ने साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में महाकुंभ का जिक्र किया। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ पर उन्होंने एक संदेश भी दिया और कहा, महाकुंभ का संदेश एक हो हमारा देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कुंभ को एकता का महाकुंभ भी बताया। महाकुंभ में एआई चैट बोर्ड का इस्तेमाल होगा। अगले महीने 13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। मुझे याद है, अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। आज अयोध्या में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन और वक्फ अमेंडमेंट बिल दोनों विधेयक जेपीसी के पास है।
जब रिपोर्ट आएगी तो इसे सदन में रखा जाएगा। जिस तरह से 2024 में सदन में बिल पेश किए गए, वैसे ही 2025 में भी बिल पेश किया जाएगा। पीएम के तीसरे कार्यकाल में 3 गुना से ज्यादा काम किया जाएगा। तो कुछ बिल होते हैं जो इंट्रोडक्शन होने के बाद एक पार्लियामेंट की रेगुलर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसके पास नहीं जाकर के सदन में ही एक डिमांड आती है, साहब इसके लिए जेपीसी बने तो वाइड कंसल्टेशन हो जाएगा और समय पे रिपोर्ट आ जाएगी। इसके लिए ये दोनों जो महत्वपूर्ण बिल हैं ये अभी जेपीसी के पास है, वक्फ बिल भी और वन नेशन वन इलेक्शन भी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के इंदौर जिले के महू दौरे पर थे। उनके साथ आर्मी चीफ जनरल मौजूद थे। आर्मी की सभी यूनिटों का उन्होंने दौरा किया, यूनिट्स के अंदर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महू की फायरिंग रेंज में आधुनिक हथियारों से निशाना लगाते भी दिखाई दिए। कानपुर में मंदिरों पर हुए अवैध कब्जों को लेकर मेयर प्रमिला पांडे पिछले 1 सप्ताह से अभियान चला रही है। वे मंदिर जिस पर कब्जा कर लिया गया या तो फिर उसे गुमनामी के अंधेरे में छिपा दिया गया, उसका जायजा लिया जा रहा है। मेयर के पास ऐसे 125 से ज्यादा अधिक मंदिरों की लिस्ट है जो कि दशकों से बदहाली का दंश झेल रहे हैं। इन मंदिरों में ज्यादातर मंदिर ऐसे हैं जिन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। ऐसे ज्यादातर मंदिर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में हैं। इसी अभियान के तहत मेयर ने डिप्टी पड़ाव इलाके का दौरा किया है। यहां पर मेयर बंद पड़े मंदिर को देखकर भड़क गई। मेयर ने अफसरों को सभी मंदिरों को कब्जा मुक्त कराने का निर्देश जारी किया। लखनऊ में नगर निगम ने कार्रवाई की है। अवैध ठेला वालों को हटाने पहुंची नगर निगम की टीम से मारपीट करने पर एक्शन हुआ है। बांग्लादेशी और आसामी लोग अवैध तरीके से कब्जा कर झोंपड़ी बनाकर रह रहे थे, जिस पर बुलडोजर चला दिया गया। आज सुबह इन लोगों ने नगर निगम की टीम से मारपीट भी की थी। बुलडोजर एक्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। लखनऊ ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, मेयर समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मेयर गुस्से में नजर आई। नगर निगम की टीम जो है एक अपना अभियान चला रही थी, तो कुछ जो लोगों ने उनकी टीम के ऊपर हमला भी किया है। अब भी नगर निगम की तरफ से एफआईआर कर दी गई है। पुलिस जो है जल्दी से जल्द उनकी गिरफ्तारी करेगी जो भी इसमें दोषी रहे हैं, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेशी घरों से कूड़ा लेकर के सड़कों पे फैला देते हैं। बार बार शिकायत आती है। तो जब रैम की कंपनी आ गई है, डोर टू डोर 90% और डोर टू डोर जा चुकी है, उसके बाद भी ये काम नहीं करने दे रहे उनको। ये जगह जगह अपने आप लेते हैं और जगह जगह सड़कों पे कूड़ा फैला देते हैं। तो हमने अभियान चलाया कि बांग्लादेशियों को हटाया जाए। यहाँ पे ठेलिया जो भी है, ठेलिया हटाई जाए। हमारे लखनऊ में जितने भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, ये हटाया जाए। ये शहर पे एक दाग है, ये दाग हटना चाहिए। और मेरे अधिकारियों को मारा है। थाना क्या कर रहा था? 50 मीटर दूरी पे यहाँ पे थाना है। इसी झुग्गी झोपड़ी के पीछे थाना है। थाना इस पे क्या कर रहा था? मुरादाबाद नगर निगम ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चला रखा है। कब्जाधारियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। 8 महीने में नगर निगम ने तकरीबन 900 करोड़ की संपत्ति कब्जा मुक्त करा चुके हैं और इन संपत्तियों में घर और जमीनों समेत 17 बड़ी संपत्तियों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में जो भी सुसंगत शासनादेश है, उसके तहत नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा बीते 7-8 माह में एक विशेष अभियान चला के जो भी जमीन पे कब्जे थे या जो आवासीय भवनों पे अवैध कब्जे थे, उनको खाली कराया गया है। इस क्रम में जो कुछ प्रमुख हमारी संपत्तियां हैं, जैसे टाइटस स्कूल, कटघर थाने के बगल की जो जमीन थी, या मुरादाबाद नगर निगम के जो पहले मेयर हुमायूं कदीर थे, उनके द्वारा जो आवास लिया गया था और वो अब तक खाली नहीं किया गया था, ये सब खाली कराए गए हैं। लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है।